गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बच्चे, कल हमने आपके कहने पे ट्राइंगल शुरू किया और कुछ 9th क्लास की बातें की कि कॉन्ग्रेंसी के रूल कौन कौन से हैं, ट्राइंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होने चाहिए, राइट। और बताया कि सिमिलैरिटी के लिए क्या जरूरी है, डबल ए क्राइटेरिया, मतलब सिर्फ एक क्राइटेरिया कि दो एंगल अगर किसी ट्राइंगल के, दो ट्राइंगल्स के बराबर हो जाते हैं तो हम दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बोलने लगते हैं और फिर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो होता है वो बराबर होता है। ठीक, इतनी बात समझने के बाद मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इस बात का वेट कर रहे होंगे कि बीपीटी और बीपीटी का कन्वर्स कब पढ़ेंगे। जैसे जैसे उसकी जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे आने वाले क्वेश्चन से पहले ही हम बीपीटी और उसका कन्वर्स पढ़ लेंगे। तो बीपीटी और उसके कन्वर्स को पढ़ने से पहले सर कमेंट्स। तो सबसे पहले बात करें कि आज हम एक्सरसाइज 6.1 को देखें जरा। एक्सरसाइज 6.1 की बात करें तो इस 6.1 में हमारे पास कुछ बेसिक से फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन दे रखे हैं और इन क्वेश्चंस में हमें सिमिलैरिटीज के ऊपर कुछ बातें पूछे गए। तो हमने कुछ बातें तो ऐसी कर ली थी लास्ट क्लास में जिसके बेस पर हम इसका आंसर देना चाहें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट्स में दिए गए शब्द हैं उसके आधार पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ये तो और भी बढ़िया है हमारे लिए कि दो शब्दों में से एक शब्द का चयन करना है कि कौन सा सही शब्द रहेगा भाषा के मुताबिक। ये कह रहे हैं सभी वृत्त डैश होते हैं। डैश मतलब या तो सर्वांगसम होते हैं या फिर समरूप होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं सर्वांगसम और समरूप का मतलब अगर जानता हूं, मींस कॉन्ग्रुएंट का मतलब और सिमिलर का मतलब अगर मुझे पता है तो ही मैं बता पाऊंगा। सर्वांगसम का मतलब होता है कि दोनों आकृतियां उल्टी सीधी कर दी जाएं तो पता ही ना लगे कि दो आकृतियां हैं। यह सर्वांगसमता और समरूपता दोनों को साबित करता है। लेकिन समरूप में क्या होता है कि जैसे आपके दो सिक्के हैं, 1 रुपए का सिक्का हो गया और एक सिक्का 50 पैसे का या 5 रुपए का हो गया, तो 5 रुपए के सिक्के को आप ऊपर रखोगे तो आपको दोनों सिक्के दिखाई देंगे, राइट, और पलटोगे तो एक दिखाई देगा। लेकिन अगर आप दोनों सिक्के 5 रुपए के रखोगे तो पलटने पर दोनों में से दोनों के दोनों एक जैसे दिखाई देंगे। तो जब दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं तो कॉन्ग्रुएंसी होती है, सर्वांग समता का नियम संभव होता है। लेकिन जब दोनों की आकृति एक जैसी है लेकिन साइज छोटा बड़ा है तो समरूपता होती है। इसलिए हमारे सामने सिचुएशन ये है कि क्या हम एक सर्कल ड्रॉ करके एक और सर्कल अगर ड्रॉ करें तो इन दो सर्कल्स को ध्यान से देखिए। आपको क्या दिखाई देगा कि ये सर्कल और ये सर्कल दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। रीजन सिंपल है कि इसकी जो रेडियस है वो अगर मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर है तो इसकी जो रेडियस है वो 5 से ज्यादा है, फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर है। तो अगर आप इसका एरिया निकालोगे तो वो आएगा पाई आर स्क्वायर। बहुत बेसिक बनाने की वजह से मैं आपके संग इतनी बातें करता हूं। तो ये होगा 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। और जो दूसरे वाले का एरिया निकालोगे तो वो एरिया आएगा आपका पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होगा आपका पाई 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्योंकि ये दोनों के दोनों सर्कल तो हैं लेकिन दोनों का एरिया जो है वो बराबर नहीं है। तो एरिया जब बराबर नहीं होता, एरिया 1 इज नॉट इक्वल टू एरिया 2, तो इसका मतलब होता है कि ये सर्वांगसम नहीं है, ये सर्वांगसम नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि सभी वृत्त क्या हो सकते हैं, सभी वृत्त का जो बेसिक है वो सारे के सारे सर्कल ही हैं। तो इसका मतलब है ये हमारा समरूप होगा, राइट, ये हमारा सिमिलर होगा। तो आपको समझ आना चाहिए कि सर्वांगसम बोलते समय उनका क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए और सिमिलर में जरूरी नहीं है कि उनका क्षेत्रफल बराबर हो। दो समरूप आकृतियों में
राइट, क्षेत्रफल बराबर होना जरूरी नहीं है, जबकि सर्वांगसम में जरूरी है। तो इन दोनों को देखकर आपको समझ आता होगा कि हम इसे समरूप क्यों कह रहे हैं। आई होप द फर्स्ट पार्ट इज क्लियर। सेकेंड पार्ट की बात करें तो कहता है कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरो। मतलब बात फिर रिक्त स्थान की ही है। और ऑल स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्या सभी के सभी जो वर्ग हैं वो सर्वांगसम हैं या फिर समरूप हैं, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। वही चीज मैं आपको दोबारा बताऊं तो आपको समझ आएगा कि स्क्वायर कैसी फिगर है। दिस इज द फिगर वी हैव, ये हमारा एक स्क्वायर है, राइट। एक और स्क्वायर मैं आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं, तो आप मुझे बताइए कि जो अगला स्क्वायर मैंने आपके लिए ड्रॉ किया, क्या इन दोनों स्क्वायर के क्षेत्रफल समान हो सकते हैं? क्या इन दोनों के क्षेत्रफल समान हो सकते हैं? मतलब अगर इसकी मेजरमेंट 10 सेंटीमीटर है और इसकी 20 सेंटीमीटर है, तो आप देखोगे पहले वाले का जो एरिया होगा वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर से आएगा, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरा वाला जो एरिया है वो आपका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर से आएगा, तो इसका अर्थ होगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं बहुत आसान सी बात आपको बताना चाहता हूं कि एरिया 1 जो है वो बराबर नहीं है एरिया 2 के, और जब तक एरिया बराबर नहीं है तब तक कॉन्ग्रुएंट बोलना ठीक नहीं होगा, राइट। ओके, सो व्हाट इज वी हैव टू से ऑल दी स्क्वायर्स आर व्हाट, सिमिलर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो दिस इज ऑल्सो सिमिलर और समरूप। तो हम कह सकते हैं कि सभी वर्ग समरूप होते हैं, राइट। आराम से बैठ के पढ़ो बच्चे, प्लीज फास्ट फास्ट करना है तो घर जाके आराम से सो जाओ, जब क्लास खत्म हो जाएगी तो आराम से पढ़ लेना। मुझे एक बच्चे को इंटेलिजेंट नहीं बनाना, हर बच्चे का बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिलीप सर को काम करना है। मेरी बात समझ आ रही है आपको, राइट। प्रशानु, तुम्हारे कहने पे चैप्टर शुरू हुआ है तो आराम से बैठ के पढ़ लो, वरना अभी तुम्हें तुम्हारे कमेंट्स ब्लॉक कराता हूं। बाकी लोगों का बेस नहीं बनेगा तो तुम्हें अकेले सेटिस्फाइड करके मुझे क्या मिलेगा। नेक्स्ट आगे चलेंगे। द थर्ड इज ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। वो कौन से ऑल ट्राइंगल्स, राइट। यहां पे इसने हमें चॉइस दी है दो तरह के ट्राइंगल में, एक आइसोसेलेस और एक इक्विलैटरल ट्राइंगल में। तो ये जो चॉइस हमें मिली है आइसोसेलेस और इक्विलैटरल ट्राइंगल की, राइट, दैट्स योर बेस्ट गोल सर। यस, मेरा गोल है मेरे सारे बच्चे मुझसे आखिरी चैप्टर तक उतने ही खुश रहें जितने कि अभी तक हैं, राइट। जी सर, पढ़ाने समय आप अपनी उम्र के हिसाब से मुझे एडवाइस मत कीजिए। मेरी दाढ़ी के बाल सफेद बता रहे होंगे कि मुझे उतने साल पढ़ाते हुए होगा जितने साल तुम्हें पैदा हुए भी नहीं हुए। इसलिए प्लीज माइंड योर लैंग्वेज, आराम से पढ़ाने दो। यू नो दैट योर सर इज व्हाट। तो बच्चे, तो हम समझते हैं कि हमें किसी को ब्लॉक नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, हमें यहां पर ऑल डैश ट्राइंगल्स आर, अब दो ट्राइंगल है, एक आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब जिस पहले ट्राइंगल की हम बात करें, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपको समझा रहा हूं मैं कि ये वाली साइड इसके बराबर है, राइट, और ये साइड इसके बराबर नहीं है। एक और देख लो कि ये भी आइसोसेलेस ही ट्राइंगल है, राइट, और ये साइड फिर बराबर है और ये इसके बराबर नहीं है। तो बात समझने की है कि अगर ये वाला एंगल 50 डिग्री का हो और ये वाला एंगल 50 डिग्री का हो, तो यानी कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। लेकिन ये वाला एंगल अगर 70 डिग्री का हो और ये वाला भी एंगल 70 डिग्री का हो, तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो माय डियर, ये बात तो क्लियर हो गई कि ये साइड्स इनके बराबर है, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो ठीक है, ये रेशो हो सकता है मेंटेन हो जाए, लेकिन यहां जो आप एंगल देख रहे हो ना वो बराबर नहीं है। मतलब अगर ये ट्राइंगल एबीसी है, राइट, और ये डीईएफ है, जहां पर आप ये कहेंगे कि AB बराबर DE के है और AC बराबर DF के भी दे रखा हो, और ये भी दे रखा हो कि BC बराबर EF है, ये भी दे रखा हो, और ये भी दे रखा हो कि AB और AC बराबर है,
और डीई और डीएफ भी बराबर है। सारी बातें तो बराबर के साथ आ ही रही हैं, लेकिन जो खतरनाक चीज है ना, वो एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर नहीं है, तो क्राइटेरिया ऑफ एंगल तो लगेगा ही नहीं। जब क्राइटेरिया ऑफ एंगल नहीं लगेगा तो हम कह सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल तो नहीं हो सकते, सो वी कैन नॉट कंसीडर दिस। तो आइसोसेलेस नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल हो सकता है। किसी को हां कहने के लिए दूसरे को ना कहने का कारण भी तो पता होना चाहिए। अब ये एंगल 60 होगा तो ये 60 ही रहेगा, चाहे इसका साइज कितना भी बड़ा हो जाए। ये 60 होगा तो ये 60 ही रहेगा, ये 60 है तो ये भी 60 है। अब आपके पास एंगल का क्राइटेरिया तो फॉलो हुआ, साथ के साथ ये साइड इसके साथ जो रेशियो बनाएगी, ये साइड इसके साथ वही रेशियो बनाएगी और ये इसके साथ बनाएगी। इसका मतलब है ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सभी समबाहु त्रिभुज कौन से, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। जी हाँ, ओके। लेकिन सभी समरूप त्रिभुजों को हम सर्वांगसम नहीं बोल सकते, उनके क्षेत्रफल कम या ज्यादा हो सकते हैं। इस एग्जाम्पल को मैं आपको ऐसे समझाना चाहूं तो आप ऐसे देख लीजिए, ये आपने ये क्या किया, आपने एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, एक और ट्राइंगल बना दिया। एक और बना दिया, तो दोनों के दोनों में क्या है कि जो प्रॉपर्टीज है, राइट रॉन्ग, ये एरिया बराबर नहीं है। यहां पर अगर इसकी साइड 4 है, यहां इसकी साइड अगर 4 है और यहां 2 है, तो एरिया बराबर नहीं है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी नहीं है। ऑल इक्वल टू ट्राइंगल्स आर डॉलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। डॉलर मतलब सिमिलर, डॉलर लिख दिया आपने, तो बात समझ आ गई होगी कि ये हमारा थर्ड पॉइंट भी इस क्वेश्चन का क्लियर हो गया। अब आते हैं हम इसके फोर्थ पॉइंट पर, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। वही चीज है हमारे पास, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो बहुभुज जिनकी भुजाओं की संख्या बराबर हो जाए, राइट, तो वो समरूप होंगे इफ कंडीशन ए देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर equal. If their corresponding angles are equal and their corresponding sides are equal and proportionate. यहां पर आपने देखना था पहले क्या आना है और बाद में क्या आना है, तो आपको समझना था कि इनमें क्या होना चाहिए, एंगल की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए और साइड्स में जो प्रोपोर्शन है वो सेम रहना चाहिए। तो आपका ऑर्डर यही रहेगा, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाओं में समानुपाती हो। यस, एंगल्स आर इक्वल। अब जैसे हम एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि हमारे पास एक रोम्बस है, एक रोम्बस हमने ड्रॉ कर दिया, दिस इज द रोम्बस वी है, एक स्क्वायर है। ध्यान से देखिए, इन दोनों को देखोगे तो आपको बात और ऐसे समझ आएगी। मान लिया कि इसकी साइड जो है वो 4 है, इसकी भी 4 है, ये भी 4 है, स्क्वायर है ना, सारी साइड्स इक्वल होंगी। यहां आप देखो कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका जो रेशो है वो क्या बन रहा है बार बार,
4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 अपॉन 4, यानी कि 1 अपॉन 1। इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो तो इक्वल है, बट फिर भी ये दोनों फिगर्स आप सिमिलर नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां पर जो एंगल है माय डियर, ये अगर 90 डिग्री का एंगल है तो ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, राइट जी। तो एंगल का भी बराबर होना जरूरी है, इसलिए बोला गया एंगल्स आर इक्वल। तो अगर सिर्फ लाइंस में प्रोपोर्शनेट आ जाता है, एंगल भी इक्वल नहीं होते हैं, तो भी वो सिमिलर नहीं होता है। आई होप आपको बेटर समझ आया होगा कि किसी दो फिगर्स के लिए, दो पॉलीगन्स के लिए, उनके सिमिलर होने के लिए सिर्फ उनकी साइड्स का, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो ही बराबर नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके कोण भी बराबर होने चाहिए। For the two similar figures or two polygons, if the number of sides are equal, their ratio between the corresponding sides must be same as well as the value of corresponding angles too. चलो आगे। Give two different example of pairs of, हमें उदाहरण देना है क्या, सिमिलर फिगर्स का। जो फिगर आपको सिमिलर लगती हैं उनके दो दो एग्जाम्पल दीजिए। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट की बात करें, तो फर्स्ट पार्ट में अगर हम एग्जाम्पल दें सिमिलर फिगर का, सिमिलर फिगर्स का अगर आप एग्जाम्पल देंगे तो आपका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, यू कैन यूज टू सर्कल्स। द एग्जाम्पल यू कैन यूज टू सर्कल्स। Yes, these are the two similar figures. Means all the circles are similar. अभी हमने जो पहला क्वेश्चन किया उसी में से हमारे को आंसर मिल रहा है। दूसरा, इसी का ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, ये आपका हो गया एग्जांपल फर्स्ट। अब अगर आप एग्जांपल सेकंड देना चाहें तो आप दे सकते हैं इस तरीके से। Yes, this is the example of the similar figures. Square and circle we can use, and all the equilateral triangles are also. हम वर्ग और वृत्त की बात कर सकते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, राइट। तो यहां पर हम एक यूज कर सकते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। All the circles are similar. सभी वर्ग समरूप होते हैं। All the circles are similar. Sorry, squares. All the squares are similar. अब नॉन सिमिलर की बात है सर, ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर और नॉट। रितिका, सभी रेक्टेंगल्स को हम सिमिलर नहीं बोल सकते हैं जी, उनके एंगल्स तो बराबर होते हैं, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा बराबर हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं, अभी बता रहा हूं, जरा मैं इसका एक नॉन सिमिलर फिगर की बात कर लूं, फिर आपको बताता हूं। तो ये बात आपको समझ आ गई, सिमिलर का एग्जाम्पल। अगर हमने एग्जाम्पल देना है कि नॉन सिमिलर का, सेकेंड पार्ट, राइट, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल हो गया स्क्वायर और एक हो गया रेक्टेंगल। यस, अब इसमें क्या है, इसमें हमारे पास एंगल तो 90 डिग्री है,
लेकिन यहां पर एल, बी और यहां पर ए और ए है। तो ये हमारी फिगर्स नॉन सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल हो गया, राइट। और भी ले सकते हैं, एक एग्जाम्पल ये हो गया हमारा, एग्जाम्पल 2 हम ले सकते हैं। यहां वी हैव टेकन, ये 2 को यहीं कर लेते हैं, सेकंड का हमारे पास, सेकंड का हम एग्जाम्पल यहां देख लेते हैं। दिस इज वी हैव टेकन अ ट्राइंगल, बट अनदर वी आर ऑल्सो टेकिंग अ ट्राइंगल। आप इन दोनों को ध्यान से देख सकते हैं दैट इन दिस केस आपका जो ये एंगल है वो 60 है, ये 60 है और ये 60 है, बट ये 90 है और ये मान लेते हैं कि हमारा 60 है और ये 30 है। तो जब दो एंगल्स ही बराबर नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि वो नॉन होंगे। ऑल पैरेललोग्राम्स आर सिमिलर, ओके। अभी आप ऑल पैरेललोग्राम्स की बात करेंगे तो नो। अब आप ये जानना चाहते हैं कि ऑल पैरेललोग्राम्स को सिमिलर क्यों नहीं बोल सकते। नंबर 1, एक रितिका ने भी पूछा था कि ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर और नॉट। आइए अगले सवाल को एक बार जरा खत्म कर लें, थर्ड क्वेश्चन भी, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सारे के सारे रेक्टेंगल जो होते हैं वो सिमिलर क्यों नहीं होते या सारे पैरेललोग्राम सिमिलर क्यों नहीं होते। जस्ट वेट एंड वॉच, यहां से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आपसे पूछ रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। आपकी वही क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो ये दोनों आपका आंसर निकलने के लिए आ गया अखिलेश। ऑल पैरेललोग्राम्स आर सिमिलर और नॉट, राइट। स्क्वायर की साइड्स इक्वल नहीं है, अगर स्क्वायर की साइड्स इक्वल नहीं होगी तो स्क्वायर कैसे होगा, कैसी बातें करते हो आप। तो देखते हैं, ये जो साइड्स हमारे पास हैं और ये जो सारी साइड्स हमारे पास हैं ये सब तो इक्वल दे रखी है। इसका मतलब है अगर हम ये कहें कि कॉरस्पॉन्डिंग रेशो क्या बन रहा है, तो पी क्यू का कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम बोल दें कि ए बी से है तो ये हो गया 1/5/3। दूसरा भी क्या बना 1.5/3, तीसरा भी क्या बना 1.5/3, चौथा भी क्या बना 1.5/3। इससे तो ऐसा लगता है कि ये हमारे पास कहीं ना कहीं इक्वल टू 1/2 है, कॉरस्पॉन्डिंग रेशो है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर जो आप एंगल देख रहे हो और यहां जो एंगल देख रहे हो ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री से, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम है, राइट। इसको हम ऐसे लिखते हैं, सो दिस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। तो जब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होंगे तो क्या हम इसे बोल पाएंगे नो बिकॉज एंगल्स आर नॉट सेम। यस, समरूप है या नहीं है, सो वी कैन से दैट नो, ये समरूप नहीं है, रेशो इज सेम बट एंगल्स आर नॉट। अब आपको बात समझ आने लगी होगी। तो इसका मतलब है ये भी पैरेललोग्राम है, एक रोम्बस भी पैरेललोग्राम है और एक स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट सिमिलर। क्या कह सकते हैं, ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट सिमिलर। सभी समानांतर चतुर्भुज समरूप नहीं होते हैं। अब आप सोचो कि रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, तो दो अलग अलग साइज के आप रेक्टेंगल बना दोगे तो वो पैरेललोग्राम में आपको समझना है। जैसे मैं अभी आपको समझाता हूं, फिगर से समझाता हूं, क्यों रितिका की बात क्लियर करनी है कि रेक्टेंगल्स के सारे केसेस आपको समझने हैं। मान लीजिए ये कि आपका रेक्टेंगल है, राइट, और एक रेक्टेंगल ये है। स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल, डोंट फॉरगेट इट। अब यहां पर आपकी साइड्स को समझना, मैंने यहां मेजरमेंट दे दी 10 सेंटीमीटर और यहां दे दी 20 सेंटीमीटर, परंतु यहां दी 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। आप मुझे बताओ कि अगर ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है तो क्या रेशो बना। सर 10/20 और 20/20, इसका मतलब है ये रेशो बना हाफ और ये बना 1 एंड हाफ इज नेवर इक्वल टू 1, राइट।
अभी अभी रोम्बस की बातें भी करेंगे, सारी बातें समझाऊंगा मैं आपको। तो सारे रोम्बस को भी हम सिमिलर बोलते हैं, नहीं बोलते। तो क्या हम कह सकते हैं कि ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर? नो, रेक्टेंगल इज नॉट सिमिलर बिकॉज रेशियो ऑफ देयर साइड्स आर नॉट इक्वल। यस, उनकी साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं होगा, जबकि यहाँ पर ये तय है कि यहाँ जो एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, वो तो इक्वल ही हैं। राइट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल हैं। चीजें मुझसे सीखनी है तो आराम आराम से सीखोगे तो बड़े समझ आएगा। सो ऑल रेक्टेंगल इज नॉट सिमिलर बिकॉज रेशियो इज नॉट इक्वल। वेरी गुड, तो समझ आ गया होगा। अब आप मुझसे रोम्बस की बात कर रहे हैं, चलो रोम्बस की बात भी कर लेते हैं। रोम्बस की बात करते हैं। ये आपने एक रोम्बस ड्रॉ किया, इसको ध्यान से देखिए। इज इट अ रोम्बस? यस, ये एक रोम्बस है। इसके रोम्बस होने के क्या कारण है? राइट सर, सॉरी यू डोंट सी माय कमेंट, आई डोंट हैव वेरी मच टाइम टू सी द कमेंट्स, ओनली सी द लेक्चर। ये सारी साइड्स बराबर है और यहां पर एंगल मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये 120 डिग्री का एंगल है और ये एंगल फिर 60 डिग्री का होगा, ये 120 का होगा और ये 60 डिग्री का होगा। मान लेते हैं ये ए की वैल्यू भी 4 सेंटीमीटर है। हम कोई भी रोम्बस बनाएंगे तो साइड्स तो मेजरमेंट में बराबर ही आएगी। तो एक काम करते हैं, एक और रोम्बस बना लेते हैं जिसकी जो साइड्स है वो 4 ही है। अब साइड्स 4 हो तो उसके लिए क्या ये कंपलसरी है कि एंगल 120 और 60 ही रहेंगे? मैं तो 4 साइड की हेल्प से 90 डिग्री के एंगल पे भी रोम्बस बना सकता हूं, यानी कि वो रेक्टेंगल बन जाएगा। लेकिन अगर मैं उसे कहूं कि मैं उसे 135 डिग्री पे बनाना चाहूं तो सी, ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर की एक मेजरमेंट आ गई, एक एंगल मेरा ये आ गया, माय डियर ये भी मेरा एक रोम्बस ही है। इसके अंदर सभी साइड्स 4 सेंटीमीटर की है। अब आप मुझे बताओ कि ऑल रोम्बस आर कॉन्ग्रेंट और नॉट, ओ सिमिलर और नॉट। क्या सारे के सारे समचतुर्भुज समरूप होंगे या नहीं होंगे? ये वाला एंगल मैं बहुत बड़ा कर चुका हूं, जो 120 था वो हो सकता है 160 से भी ज्यादा मैं कर चुका हूं। राइट रॉन्ग? और ये एंगल चेंज हो गया, तो क्या ये वाले एंगल्स इन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से मैच कर रहे हैं? ऑल रोम्बस इज नॉट इक्वल, all rhombus are not similar because their angles are not equal. Yes, सभी समचतुर्भुजों को हम समरूप नहीं बोल सकते हैं क्योंकि यहां इनकी भुजाएं तो हमेशा ही बराबर होंगी परंतु इनके कोण जो है वो बराबर नहीं होंगे। तो दिस इज द रीजन आई एम टेलिंग यू दैट ऑल रोम्बस आर नॉट सिमिलर। अगर याद रखना है तो ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ट्राइंगल्स, ऑल सर्कल इन सर्कल्स एंड all squares are, yes, no sir angles are different, yes angle different है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों सिमिलर नहीं है। तो हम यहां कंक्लूजन निकाल लेंगे, all rhombus are not similar because all the angles all the corresponding angles are not equal.
सभी समचतुर्भुज समरूप नहीं होते, क्योंकि इनके संगत कोण हमेशा समान नहीं होते। आई होप समझ आ गया होगा। अब आपको ये कहना भी आसान होगा कि ऑल पैरेललोग्राम्स की बात आप कर रहे थे थोड़ी देर पहले, अब मैं पैरेललोग्राम्स की बात भी कर लूं कि क्या सारे पैरेललोग्राम, देखो रेक्टेंगल और स्क्वायर पैरेललोग्राम है और दोनों कभी सिमिलर नहीं हो सकते। रोम्बस और स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, दोनों कभी सिमिलर नहीं हो सकते। सिर्फ ऑल स्क्वायर्स ही सिमिलर हो सकते हैं। इतनी बात समझ आ गई। अभी बीपीटी के बारे में बात करेंगे। आप बहुत अच्छे समझाते हैं सर। सर वाई आर यू नॉट डूइंग सर्कल एक्सरसाइज? हर्ष सांस ले ले आराम से बैठ के, वरना स्क्रीन में घुस जाऊंगा, देख ले उठा के ले आऊंगा तेरे को। सबको पढ़ाने दे मुझे। वैसे तेरे को समझ नहीं आता है मैथमेटिक्स, हिंदी में भी लिखो। अब हिंदी में भी लिख रहा हूं तो तेरे को शांत रहना नहीं है। एक्सरसाइज में आएंगे ना भैया, सारी एक्सरसाइज तभी करेंगे ना जब जरूरत पड़ेगी। अभी हमने क्या किया? अभी हमने 6.1 एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर ली और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ आ गया होगा, राइट? अब हमें 6.2 में जाने से पहले समझना पड़ेगा कि यहां पर दो थ्योरम्स हैं जो हमें समझनी है। एक है बीपीटी, एक है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, राइट? तो बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी को पढ़ना है तो पहले उसे हम क्यों पढ़ रहे हैं? हालांकि कुछ हद तक बात मैंने इसकी कल आपको समझा दी थी बीपीटी की, लेकिन बीपीटी के नाम से नहीं समझाई थी और उस तरीके से भी नहीं समझाई थी, जनरल वे में समझाई थी। यस सर, आ गई है समझ में? ठीक है, धीरे धीरे सब समझ आएगा। वेट एंड वॉच। बीपीटी क्या है? बेसिकली बेसिक प्रोपोर्शनेट या प्रोपोर्शनेटली थ्योरम एक थ्योरम है। इस थ्योरम में हम ये साबित करना चाहते हैं कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल हमारे पास है और उस ट्राइंगल में हम कोई एक लाइन ड्रॉ करें, कोई भी एक लाइन ड्रॉ करें और वो लाइन किसी ट्राइंगल एबीसी को दो बिंदुओं डी और ई पर काटती हो, ए बी और ए सी को डी और ई पर काटती हो तथा डीई बीसी के समानांतर हो। मतलब क्या गिवन है? गिवन है ट्राइंगल एबीसी, डीई इज पैरेलल टू बीसी, where D and E are the points on AB and AC. हमें थाल खालिस्तान खिलाए, क्या लिख रहा है? हाँ, अभी थ्योरम के बारे में बताने जा रहा हूं मैं आपको। तो आपको प्रूव करना है इस थ्योरम में, टू प्रूव बीपीटी थ्योरम को जब हम प्रूव करते हैं तो इसमें हमें यह प्रूव करना होता है कि जो एडी है अपॉन डीबी है वो बराबर है एई के अपॉन ईसी के। ये बात तो मैंने कल आपको समझाई भी थी पिछली क्लास में, लेकिन इसको मैंने किसी और तरीके से बताया था। अब बीपीटी थ्योरम को प्रूव करने के लिए
कुछ मत लिखो, सिर्फ और सिर्फ आराम से देखते रहो। आज की पढ़ाई हुई बीपीटी थ्योरम आपको अगली एक्सरसाइज के बहुत सारे सवालों को सॉल्व करने में मदद करेगी। जैसे आपने मिड पॉइंट थ्योरम को स्टडी करा 9th क्लास में, तो बहुत सारे चैप्टर आपने क्वाड्रिलेटरल के सॉल्व कर लिए थे। तो ऐसे ही हर चैप्टर के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपका बेसिक अगर क्लियर है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो अब समझते हैं कि हमें ये साबित करना है। तो हम सबसे पहले एक बात देखें कि यहां पर एक लाइन यहां से इसको मिलाएं। यहां पर आपको पता लगेगा कि जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ही बेस पर दो ट्राइंगल बनाए जाते हैं तो उनका जो क्षेत्रफल होता है, जो उनका जो एरिया होता है, वो बराबर होता है, राइट। क्या होता है? उनका जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है। मैं किस क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं कि अगर मैं इस पॉइंट को इससे मिला दूं और इस पॉइंट को इससे मिला दूं तो मेरे पास जो ट्राइंगल होगा वो बेसिकली एक ट्राइंगल आपको मिल जाएगा ये वाला, यहां से यहां तक एक ट्राइंगल ये मिल जाएगा और दूसरा ट्राइंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो बराबर होगा। इसको मैं ऐसे भी बता सकता हूं कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बराबर है। छोटे छोटे बेसिक क्लियर कर लो तो आपको समझ आ जाएगा कि सर 9th क्लास में ये बात हमें किसी ने नहीं समझाई, आप जरा थोड़ा सा खोल के समझा दो। भाई इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा? बराबर होगा, राइट जी। अब इस परपेंडिकुलर के बेस पे ये वाला जो एरिया है इस एरिया के बराबर है, क्योंकि दोनों का बेस सेम है और परपेंडिकुलर की लेंथ सेम है। इसी तरीके से अगर हम कहें कि इस ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर होगा वो ये होगा और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है। तो ध्यान से सुनिए कि किसी ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में जितनी बातें बताना चाह रहा हूं सब सुनना, वरना गोली मार दूंगा मैं तुम्हें, देख लो। आराम से सुनते हो तो सीखते हो। एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में हमेशा एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में उसका जो परपेंडिकुलर है जिससे हम उसका एरिया निकालते हैं वो ऑब्ट्यूस होने की वजह से उसकी जो हाइट है वो बाहर दिखाई देती है, यानी कि परपेंडिकुलर बाहर दिखाई देगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो ट्राइंगल है जो आपको दिख रहे हैं इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज्यादा है, इसका परपेंडिकुलर बाहर है, लेकिन परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो उतनी ही है जितनी की इस वाले ट्राइंगल की होगी, इस ट्राइंगल की होगी। अब ये वाली लाइन अगर मैं यहां से हटा दूं, कंट्रोल जेड, ये वाली लाइन हटा दूं तो मैं आपको जो ट्राइंगल बताने जा रहा हूं उसको देख लो। बेसिक जब तक नहीं क्लियर होगा तब तक आप पूछते रहोगे सर ऐसा क्यों हुआ। अब जो मेरा रोल है वो ये है इस ट्राइंगल की बात करना, यानी कि एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी सेम, क्योंकि बेस दोनों का बराबर है और परपेंडिकुलर दोनों के बराबर है। तो सबसे पहले ये समझो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो अब हम प्रूफ करने चल रहे हैं, प्रूफ। सबसे पहले हम एक पॉइंट लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा? BDE will be equal to area of triangle CED। इसे आप लिख सकते हो एरिया of two triangles on same base area of two triangles on same base between two parallel lines
आर सेम। एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस रह गया, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर सेम, यानी कि एरिया ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, यस, आर सेम। ये बात आपको पहले समझनी होगी, और ये मैंने आपको समझा भी दी कि इसका परपेंडिकुलर बराबर है और दोनों में बेस सेम है, और किसी ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर होता है, और अगर आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो हाफ और इंटू बेस डीई और परपेंडिकुलर ये होगा, और दूसरे ट्राइंगल का निकालोगे तो हाफ डीई और परपेंडिकुलर ये होगा, और दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस सेम होता है इसलिए परपेंडिकुलर भी सेम होंगे, इसलिए दोनों का एरिया बराबर होगा। सबसे पहला पॉइंट क्लियर, राइट। अभिषेक कह रहा है टाइम इज ओवर, मैं घूसा मारूंगा, देख ले मुझे समझाने दे आराम से। अब क्या करेंगे हम, अब हम यहां पर एक चीज और लेके चलेंगे, क्योंकि हमें प्रूव करना है एडी और बीडी के रेशो को, तो हमें यहां पर एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और वो परपेंडिकुलर हमने यहां से यहां ड्रॉ कर लिया। इस परपेंडिकुलर को ड्रॉ करने से क्या हुआ, आपके पास एक ट्राइंगल का एरिया आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, ये हमने एक एम ड्रॉ कर लिया, और एक और परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, अभी रुक कर आपको समझाता हूं। सो अब आप बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लिया आपने, यहां पे कंस्ट्रक्शन भी कर लो, पहले ही कर लो आप कंस्ट्रक्शन, इधर कर लो आप कंस्ट्रक्शन। जॉइन डी टू ई, बी टू ई, ई एन परपेंडिकुलर अपॉन ए डी, और एक और परपेंडिकुलर ले लेते हैं, ये ई एम, और डी एन परपेंडिकुलर अपॉन ए ई। कन्वर्स कल पढ़ाऊंगा, आज मैं आपको बेसिकली बीपीटी पढ़ा रहा हूं। हिंदी में दादा, हिंदी में त्रिभुज एबीसी में डीई बीसी के समानांतर है, जहां पर डी और ई, ए बी और एसी पर दो बिंदु है। रचना, जॉइन डी को ई से मिलाया, बी को ई से मिलाया, राइट। ई एम ए डी पर एक लंब खींचा, और डी एन एक लंब ए ई पर खींचा। ये खींचने के बाद हमने ये साबित करना है, सिद्ध करना है, और हम ये चीज जानते हैं। अब आगे, इससे आगे त्रिभुज इन ट्राइंगल ए डी ई, इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, इसका एरिया होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बराबर होगा हाफ इंटू में ए डी इंटू में ई एम। अब इन ट्राइंगल आप आ जाते हैं इस ट्राइंगल में, इसमें, राइट, डी बी ई, बी डी ई, बी डी ई। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई विल बी इक्वल टू हाफ इंटू में बी डी इंटू में ई एम। अभी मैंने आपको समझाया कि परपेंडिकुलर ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल का बाहर होता है, इसलिए दोनों का परपेंडिकुलर ई एम ही रहेगा। अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए मान लूं, ये हमारी कंडीशन हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड, और ये हो गई थर्ड। तो अगर हम सेकंड को थर्ड से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई की बात करोगे तो हाफ इंटू में ए डी इंटू में ई एम होगा, और फिर हाफ इंटू में बी डी इंटू में ई एम ही होगा। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ई एम से ई एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये कंडीशन निकल के आ जाएगी ए डी अपॉन बी डी। थोड़ी देर के लिए आप
इसे आप 2 3 मत लिखो, ऐसे ही सिंपली इतना ही छोड़ दो, इसे लिख लो आप कंडीशन नंबर 2। राइट, इतना समझ आया कि नहीं आया? जी समझ आ गया, बहुत बढ़िया। अभी हमने एक पोर्शन प्रूव कर दिया कि AD अपॉन DB, ये चीज हमारे पास आ गई है। अभी इक्वल प्रूव करना अलग चीज है, तो इसके बाद हम इक्वल प्रूव करेंगे तो क्या होगा? सॉरी, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। देखो आपके पास ये ट्राइंगल था, अभी तक आप क्या प्रूव कर चुके हो? ये A था, ये B था, ये C, ये आपकी एक लाइन, ये D, ये E। राइट, आप प्रूव कर चुके हो अब तक AD अपॉन DB। ये चीज आपने सेकंड बनाई थी और फर्स्ट आपने बनाई थी ये एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CED, ये आप बना चुके थे फर्स्ट। अब आप कहाँ चल रहे हैं? आपने एक परपेंडिकुलर यहां भी ड्रॉ किया N, एक यहां किया था M, तो आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल AED आप बोल सकते हैं हाफ इंटू AE इंटू DN। फिर आप बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल CED, मतलब CED, तो हाफ इंटू EC इंटू परपेंडिकुलर, तो DN ही रहेगा। अब आप इसको इससे डिवाइड करें तो क्या होगा? ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया AE अपॉन EC। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सेकंड पार्ट आ गया और ये थर्ड पार्ट आ गया। आपको इतनी बात समझ आ गई है? टाइम की तरफ मत देखो, अभी है मेरे पास 5 मिनट। राइट, इतनी बात समझ आ गई। अब ये देखो ये किसके बराबर था? सबसे पहले हमारे पास था पिछले पेज पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और BDE का रेशो। तो हमारे पास था एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर था AD अपॉन DB, और अब निकला है एरिया ऑफ ट्राइंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CED, राइट, बराबर आया है AE अपॉन EC। इस फर्स्ट कंडीशन की कहाँ जरूरत है? ये देखो, जो BDE है वो CED के बराबर है, मतलब जो ये CED और ये BD है ये तो बराबर ही है, और AED AE के बराबर ही होगा। इसका मतलब है कि आप थोड़ी देर के लिए इसकी वैल्यूज को बनाइए, तो BDE की वैल्यू क्या बनेगी? राइट, तो BDE की वैल्यू बनेगी एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE की वैल्यू बनेगी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इंटू AD अपॉन DB, राइट, और एरिया ऑफ ट्राइंगल CED, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE की वैल्यू बनाए। इसकी वैल्यू बनाए तो क्या बनेगी? एरिया ऑफ ट्राइंगल AED इंटू AE अपॉन EC। अब आपको पता है कि ये दोनों मैंने फर्स्ट कंडीशन में बराबर रखे, तो इन दोनों को बराबर रख सकता हूं, राइट, तो इनको बराबर रखूंगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इंटू AD अपॉन DB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इंटू AE इंटू EC। अब देखो बेटा, दोनों तरफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE सेम है इसलिए कट गया, और आपको प्रूव करना था AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC
हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको बीपीटी समझ आ गई होगी। यही है बीपीटी। इसी बीपीटी का प्रयोग हम अगली क्लास में, अगले चैप्टर में जब बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे तो इस थ्योरम के साथ कई प्रॉब्लम्स को कैलकुलेट करने में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अगली क्लास के लिए हमारी मुलाकात आपसे कल होगी। आराम से देखना, सब समझ आएगा। ड्यूरिंग सॉल्विंग क्वेश्चंस विच शुड मोर एक्यूरेट। सर दूसरी क्लास भी है, जाने दो। ओके बाय, गॉड ब्लेस यू। बीपीटी आपको क्लियर हो गया होगा। सर इसे सिमिलर करके प्रूफ नहीं कर सकते हैं जो मैंने लास्ट क्लास में किया था, बट अगर ये जो आप किताबों में बीपीटी देखते हैं वो इसी तरीके से प्रूफ की गई है। उसमें हम मान लेते हैं कि ऐसा होता है, इसमें हम साबित कर रहे हैं ऐसा क्यों होता है।